नमस्कार। कार्यक्रम रचना में आपका हार्दिक स्वागत है। रचना एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन जानी मानी हस्तियों से जिनमें कि साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, नए आयाम स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जिन महानुभाव से मिलवाने जा रहे हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, साहित्य जगत का जाना माना नाम है। कवि हैं, लेखक हैं, अनुवादक हैं, बहुत सा कार्य उन्होंने किया है साहित्य में। विशेष तौर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से उनका गहरा नाता रहा है। कहानीकार के तौर पर अपनी कहानियां प्रस्तुत करते रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर होने वाली परिचर्चाओं का भाग बनते रहे हैं। उनके बारे में जानते हैं उन्हीं से। तो आइए मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान जो इसमें मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ, श्री राजेंद्र टोकी जी। नमस्कार सर। नमस्कार आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है रचना कार्यक्रम में। तो सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे जी कि किस धरती को श्रेय जाता है आपको जन्म देने का? बहुमुखी प्रतिभा जो है, किस धरा ने जन्म दिया उसको? मैडम, मैं लुधियाना में पैदा हुआ, पंजाब का ही जमपल हूँ जी। पंजाब में ही शुरू से, मतलब कहिए कि पहली सांस भी पंजाब में ली जी और अब भी सांस पंजाब में ही ले रहा हूँ जी। तो जन्म मेरा लुधियाना में हुआ था, लेकिन थोड़े समय के बाद हम लोग खन्ना चले गए, लुधियाना के पास ही है जी। तो वहीं अब रह रहे हैं जी। तो शिक्षा दीक्षा जो आपकी है वो खन्ना में ही हुई? जी, शिक्षा मैडम कॉलेज तक यानी बीए तक तो मैं खन्ना कॉलेज में ही पढ़ा जी। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में मेरी शिक्षा हुई एमए की जी। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने एमफिल की जी। फिर पीएचडी की और फिर डीलिट किया, वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से किया जी। लेकिन खुशकिस्मती मेरी ये है मैडम कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा यानी खन्ना कॉलेज में मैं पढ़ा और वहीं मैंने सारी जिंदगी पढ़ाया जी। तो ये रेयर बात होती है, मुश्किल होता है ऐसा। बिल्कुल सर। लेकिन ये सौभाग्य है मेरा। जी सर, आपने 31 वर्ष और 6 महीने लगभग जो है वो कार्य किया है बिल्कुल प्राध्यापक के तौर पर जी। और जिनमें से 6 महीने और 2 साल जो आपने हैं वो जगरांव में जी जो आपकी नियुक्ति रही है जी। और बाकी का जो कार्यकाल है वो खन्ना में आपने बिताया। बिल्कुल 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 ऐसा ही हुआ है जी। मैं शुरू में तो जगरांव में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी जी। उसके बाद फिर खन्ना में जब पोस्ट निकली तो मैं वहां चला गया और फिर वहीं रहा आजीवन रिटायरमेंट तक। जी जी। सर ये कैसे सहायक बना जो आपका प्राध्यापन कार्य है जी। कितनी सहायता की इसने एक लेखक बनने में आपकी? मैडम, लेखक बनने में तो किताबों ने सहायता की, अगर सच पूछे तो। मुझे वैसे किसी से प्रेरणा नहीं मिली, लेकिन मैं किताबें बहुत पढ़ता था। 8वीं जमात में ही मैंने जासूसी नावल पढ़ने शुरू कर दिए जी। फिर जब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ 10वीं 11वीं में तो मेरे भाई साहब ने कहा कि चलो जासूसी नावल तुम पढ़ते हो तो पढ़ते रहो, लेकिन साहित्य पढ़ो जी। तो मेरे भाई साहब को, मेरे पिताजी को साहित्य की जानकारी थी तो उन्होंने मुझे कृष्ण चंद्र पढ़ने के लिए कहा जी। तो इस तरह से साहित्य का सिलसिला चल पड़ा पढ़ने का और पढ़ते पढ़ते अंदर ये भी हुक उठने लगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ जी जी। बस उसी से लेखन का कार्य शुरू हो गया मेरा। परिवार से आपने बताया कि जैसे सहयोग आपको निरंतर मिलता रहा जी जी। लेकिन आदर्श रूप में मतलब आदर्श आपके कौन रहे, कौन से लेखक थे जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा जो है प्रभावित किया लेखन के तौर पर? जी सर। मैडम, शुरू में मैंने आपको कहा मुझे मेरे फेवरेट कृष्ण चंद्र थे जी। तो उन्हीं को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा। फिर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद तो पढ़ने ही थे जी। और जब एमए की हिंदी की तो हिंदी साहित्य से परिचय हो ही गया जी। और जहाँ तक कविता का सवाल है तो शुरू में मैं हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज और फिर धर्मवीर भारती जी। और फिर सीधी छलांग लगी मेरी आगे के ऊपर जी। तो इस तरह से मेरा अध्ययन क्रम चलता चला गया। जी सर।
सर, आपने साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उसमें आपने लेखन किया है जी तो पहले हम लेते हैं आपकी कहानी जो है, जी। दो आपके कथा संग्रह जो है आ जी, चुके हैं, तो उनमें से कोई ऐसा किरदार, ऐसा चरित्र जो आपके मन के बेहद करीब हो या उसको पाठकों का जो भरपूर सराहना मिली हो, कोई ऐसा किरदार? मैडम, मेरी जो पहली किताब है कहानियों की, उसका नाम ही था कथा एक बॉडम की। जी। तो उस कहानी का जो पात्र है वो बॉडम है। बॉडम व्यंग के ढंग से। जी। वैसे वो एक सीधा साधा सरल सा इंसान है जो सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता है। जी। लेकिन सीधी सादी जिंदगी उसको जीने के लिए रास्ता नहीं मिलता, परिवेश नहीं मिलता, वातावरण नहीं मिलता। जी। तो वो परेशान होता है। जी। तो अपने बॉडम पने में वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। मुझे लगता है कि वो मेरे बहुत करीब है पात्र। जी। और एक पात्र और है अमानुषी का। जी। तो उसमें भी जो पात्र है वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। जी सर। सर, ये कथानक पर क्या प्रभावी रहता है? यथार्थ है या आदर्श हुआ या कल्पना, क्या प्रभावी होता है? मैडम देखिए, इस तरह के खानों में आज की रचना को बांट के हम नहीं देख सकते। जी। क्योंकि आज की रचना में यथार्थ भी होता है, आदर्श भी होता है। आदर्श तो अब वैसा आदर्श तो रह नहीं गया जैसा मुंशी प्रेमचंद के समय में होता था। जी जी। वो तो खत्म हो गया। जी सर। तो अब यथार्थ के माध्यम से ही आदर्श अभिव्यक्त होता है। हम जो यथार्थ अभिव्यक्त कर रहे हैं समाज में, जी जी। वो समाज को बताने के लिए ही है कि ये दोष है, इनको हमें दूर करना चाहिए, यही आदर्श है। जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारी आज की जो रचनाएं हैं, जी। कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने किसी आदर्श का सहारा नहीं लिया। उल्टा अगर अपनी रचनाओं के बारे में मैं बात करूँ तो मेरी रचनाओं में सबसे ज्यादा आपको व्यंग मिलेगा। जी। तो व्यंग अपने समाज की विद्रूपताओं को अभिव्यक्त करने के लिए ही है। जी बिल्कुल सर। जी सर, इसी के माध्यम से जो हम बताते हैं कि हम हमारे समाज में क्या कुछ है जिसमें बदलाव जो होना चाहिए, एक तरह से यही संदेश जाता है लोगों में कि क्या जो अभी बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, उनको जिन्हें हमें दूर करना है, सुधार लाना है उनमें। तो सर, कविता आपने लिखी है, तो कविता में आपने गज़ल भी लिखी है। जी। गज़ल मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको पसंद है। जैसे मैं देख रही हूँ कि 6 आपके जो संग्रह हैं वो गज़ल के हैं। जी जी। और 2 जो रचनाएं हैं वो काव्य संग्रह आपके आते हैं। तो गज़ल सर, क्योंकि ऐसी विधा से माना गया है कि इसको सीखने के लिए लगन होना ज़रूरी है, क्योंकि बहर है और काफिया है, रदीफ है, इसकी जानकारी होना बेहद लाजमी है इसमें। तो सर, ये अपने आप नहीं आती, जहाँ तक मेरा ये विचार है कि अपने आप नहीं इसे सीखना पड़ता है। तो सर, आपने किससे सीखी गज़ल? हाँ मैडम, ऐसा है कि जब मैं बीए में था जी, तो हमारे अंग्रेजी के टीचर थे प्रिंसिपल पीएल रतन साहब। उन्होंने ही मुझे गज़ल की ये जो छंद, बहर, रदीफ, काफिया समझाया। हालांकि गज़ल में मेरी रुचि बहुत पुरानी थी, क्योंकि मेरे पिताजी को उर्दू आती थी और अंग्रेजी आती थी। और उस जमाने में दूरदर्शन तो होता नहीं था, रेडियो होता था। तो वो गज़लें सुनते थे और गज़लें सुनते थे, मुशायरे सुनते थे। तो मुझे उनके पास बैठना पड़ता था। तो एक तो शायद वो कानों में पड़े हुए शब्द जो बड़े बड़े शायरों के थे वो आ गए दिमाग में। कुछ मुझे वैसे ही लगा कि यार गज़ल बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसमें संगीत है, म्यूजिक है। जी सर। और क्लासिकल का शौक मुझे भी थोड़ा अपने पिता से ही मिला। जी। तो रतन साहब ने मुझे ये सारा कुछ सिखाया। दूसरी बात जो आपने कही, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि गज़ल इतनी अनुशासन प्रिय विधा है कि उसमें जरा सी भी गलती जो है वो उर्दू वाले बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। पूरे छंद का ज्ञान आपको होना चाहिए, पूरा रदीफ काफिया आपको समझ में आना चाहिए, तब कहीं जाके गज़ल होती है। मुश्किल है गज़ल लिखना। जी बिल्कुल, नियम से बाहर लिख ही नहीं सकता। जी, नियम से हम लोग बाहर जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते। और दूसरा, आपका टेम्परामेंट भी वैसा चाहिए मैडम। बिल्कुल सर। क्योंकि आजकल देखा देखी लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं गज़ल लिख लूं, लेकिन हर आदमी का एप्टीट्यूड नहीं होता गज़ल लिखने का। तो इस अपने स्वभाव को तो देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उर्दू के शायरों ने किया ऐसा काम, जैसे बशीर बदर ने कोई नज़म नहीं लिखी कभी, उन्होंने गज़लें ही लिखी। जी। फैज़ ने गज़लें और नज़में दोनों लिखी। जी। वसीम बरेलवी साहब गज़लें लिखते हैं और साथ में नवगीत लिखते हैं, वो नज़में नहीं लिखते। जी। तो मतलब ये अपना एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको गज़ल नहीं लिखनी चाहिए।
जी सर। सर बात चली है तो क्यों ना एक गजल पहले हो जाए, हमारे श्रोता भी सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि एक गजल सुनी जाए। चलिए गजल मैं आपको सुना देता हूँ मैडम। इरशाद सर। मतलब अर्ज किया है जी इरशाद। कि बस इसी बात से हर वक्त उलझता क्या है, बस इसी बात से हर वक्त उलझता क्या है, और जिंदगी रेत नहीं है तो फिसलता क्या है। वाह क्या बात है। और ये शेर देखिए कि मैं वही तुम भी वही और ये दुनिया भी वही, मैं वही तुम भी वही और ये दुनिया भी वही, सब वही है तो यहाँ रोज बदलता। वाह वाह क्या बात है। और ये शेर देखिए गजल का शेर है ये कि आरजू है कि तुझे प्यार से देखे कोई, आरजू है कि तुझे प्यार से देखे कोई, मैं भी देखूं कि मेरे दिल पे गुजरता क्या है, और जज्ब कर लूंगा तेरी याद के कंकर खुद में, जज्ब कर लूंगा तेरी याद के कंकर खुद में, और मैं समंदर हूँ मेरा इनसे बिगड़ता क्या है। क्या बात कही। और ये शेर देखिए कि वो तेरे पास भी आएगा नहीं तय कुछ भी, वो तेरे पास भी आएगा नहीं तय कुछ भी, दूर से उसकी सदा सुन के चहकता क्या है। वाह क्या बात कही। और फायदा देख के होता है यहाँ पर बर्ताव, फायदा देख के होता है यहाँ पर बर्ताव, घर में बाजार मिला है तो सिसकता। वाह क्या बात है। मुकर्रर सर एक बार फिर से बोलिए। फायदा देख के होता है यहाँ पर बर्ताव, हाँ, और घर में बाजार मिला है तो सिसकता क्या वाह है। जिंदगी की हकीकत कही। और ये शेर भी देख लें जी कि वो वफादार है, हाँ, सच्चा है, भला मानुस है, जी वो वफादार है, सच्चा है, भला मानुस है, जी, फिर भी रह रह के मेरे दिल में खटकता क्या है। वाह क्या बात। और बस इसी बात से हर वक्त उलझता क्या है, जिंदगी रेत नहीं है तो फिसलता क्या है। वाह बहुत खूब सर, बहुत ही सुंदर रचना आपने लिखी। शुक्रिया। हाँ बहुत सरल ने किया सर। अब इसकी दूसरी विधा पे आते हैं हम, जो आपने कविताएं लिखी हैं। तो कविताएं जो हैं उसमें क्या प्रधान रहता है, भावनाएं प्रधान रहती हैं, व्यंग्य है या सामाजिक जो सरोकार हैं वो प्रभावी रहते हैं। इसमें दो बातें आप समझे, कविता सामाजिक तो है ही या पॉलिटिकल होती है, पॉलिटिकल भी तो समाज के साथ ही जुड़ी हुई है। जी सर जी। तो या तो समाज से तो जुड़ी हुई है। अब रह गई बात व्यंग की, मेरी कविता में व्यंग अधिक है। तो जहां तक और विचार, मतलब व्यंग और विचार दोनों चीजें हैं। और मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मेरा ध्यान व्यंग की तरफ अधिक है, मेरा रुझान, मेरी कहानियों में भी आपको व्यंग मिलेगा। ये ना भी बता रहा है कथा एक बाड़ों की, मैंने अभी बोला वो भी व्यंगी है जी। तो कविता में व्यंग मेरा प्रधान है, लेकिन ये व्यंग सामाजिक है। कहीं राजनीति भी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर आदमी का जो दो गलापन है और हमारी जो रूढ़ियां हैं और जो दकियानुसी विचार हैं उनके विरुद्ध कविता लिखने का मेरा मन रहा है हमेशा। जी। तो कविता के बारे में एक बात और भी कही जाती है कविता के बारे में कि जो कविता है इसको सृजित नहीं कर पाते हम, इसका सृजन खुद ब खुद होता है। जैसे कथा की तो होती है ना, रूपरेखा हमने तैयार की, कहीं ना कहीं हमें पात्र आसपास दिखाई दिया तो कथा बनी। लेकिन कविता का होता है कि उसका पता ही नहीं कब वो उतर आएगी और एक झरने की भांति बह निकलेगी। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? बिल्कुल ठीक है। ये कविता के साथ, कविता के लिए मत कहिए, आप कहिए हर गजल विधा है जी। कई बार तो कहानी का भी एक थॉट आ जाता है अचानक जी। तो ये तो एक कहिए कि रचना प्रक्रिया है। तो बैठे बैठे कब कोई कविता की कोई पंक्ति आ जाती है। एक कवि थे हिंदी में नीलाभ जी, तो वो कहा करते थे कि मेरे दिमाग में पंक्तियां उतरती हैं जी, तो वो पंक्तियों को लिख लेते थे, फिर बाद में उनकी कविता बन जाती। कोई वक्त नहीं होता और कई बार तो ये होता है कि आधी रात को सृजन हो रहा है, कोई वक्त ही नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। ये रचना प्रक्रिया का हिस्सा है। अक्सर ये कवियों का कहना है कि ऐसा ही होता है, कोई वक्त का पता ही नहीं लगता कि कब वो लाइंस वो उतर रही है उनके जहन में और तभी वो नोट नहीं की गई तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अपने आप ही होता है। तो सर कविता भी हो जाए जी। जी जी, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जी। कविता का शीर्षक है बुद्ध के साथ। जी। बुद्ध के साथ होना बुद्ध हो जाना नहीं है,
बुद्ध के साथ होना बुद्ध हो जाना नहीं है। हो सकते हैं संपर्क में भी असंपृक्त निर्लिप्त जैसे बुद्ध, मगर नहीं हो जाते बुद्ध। हो सकते हैं प्रतिभा छूकर कारुणिक अनासक्त जैसे बुद्ध, मगर नहीं हो जाते बुद्ध। बुद्ध के साथ होना बुद्ध हो जाना नहीं है। बाकी बहुत गहरी बात कही आपने। जी। बिल्कुल सर। और एक दूसरी कविता भी जी बिल्कुल छोटी सर, सी है, बिल्कुल। बहुत छोटी सी कविता। एक अकेला तन्हा पंछी अपने पंखों को फैलाए दूर गगन में उड़ता जाए। वक्त थकन बहुत है लेकिन फिर भी आस यही है अपने घर में शाम ढले वह जब जाएगा रोज की भांति बती आएगा और खुशी का एक झोंका हो थकन मिटाता खो जाएगा और नए दिन फिर उड़ने का एक संदेशा दे जाएगा। अगर कहीं ये इंसान होता क्या इतना खुशकिस्मत होता। वाकई इंसानों के लिए बहुत सी सीमाएं हैं, बहुत से बंधन हैं, जी। जबकि ये पंछी हो गए और ये जो जानवर हैं इनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती, नहीं कोई होती, बंधन नहीं नहीं होते, इनसे मुक्त होते हैं ये लोग। जी। और सर एक व्यंग का नमूना एक जो व्यंग्य कविता बिल्कुल है, सर। इसका शीर्षक है विडंबना। जी सर। परिवार में एक ने लिए अच्छे अंक, मोहल्ले वालों से लेकर सब परिचितों को बताया गया, उनको मिठाई और भोजन करवाया गया। दूसरे ने जीती प्रतियोगिता, खुशी में सबको बताया गया और सबको खिलाया पिलाया गया। जी। घर में आया दूरदर्शन, सारे रिश्तेदारों को बताया गया। कार आई तो ये बताने के साथ साथ कि कार आई है, कईयों को घुमाया फिराया गया। बिल्कुल। लेकिन आखिरी पंक्तियां मैडम, जी। तीसरे की छपी किताब, पूरे परिवार में सन्नाटा पसरा है। हाँ सर, बिल्कुल आपने सच्चाई बयान की है कि आजकल जो माहौल देखने को मिल रहा है कि पाठक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें कमी आई है। जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जैसे ये सोशल मीडिया का युग है, इसमें विस्तार तो हुआ है, लेखन जो है बहुत मंच उसको मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाठक हैं, जो किताबें पढ़ने वाले हैं, वो एक वर्ग जो है वो लगता है कि विलुप्त प्राय जो होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, ये एक त्रासदी कहेंगे इसे। देखिए त्रासदी है जी। सोशल मीडिया अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बिल्कुल, इसकी आलोचना तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। जी सर। दुरुपयोग कई कारणों से हो रहा है। पहला कारण तो ये है कि किताब से नाता छूट गया हमारा, जी, और पढ़ने का जो एक स्वभाव होता है वो खत्म होता चला जा रहा है। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पर मैडम जो रचनाएं आती हैं वो केवल वाहवाही तक रह जाती हैं, उनकी आलोचना नहीं होती। जी। और कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं है, वो दूसरों की रचनाओं को तोड़ मरोड़ कर अपने नाम से प्रकाशित करवा रहे हैं। जी जी। ये एक दुरुपयोग हुआ है। नहीं तो मैं सोशल मीडिया के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन उसका ये पक्ष भी अगर उजागर हो जाए जी। तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया से ज्यादा बढ़िया चीज कोई नहीं है जी। और वैसे भी विकास का माध्यम है सोशल बिल्कुल मीडिया। सर, होना चाहिए, ये तरक्की का बिल्कुल सर, हमें तकनीक के साथ जो तरक्की करनी चाहिए, लेकिन इसके दोनों पक्ष जो हैं हम पर निर्भर करते हैं कि हम किसी चीज़ का जो किसी वस्तु का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अगर उससे अच्छाई के लिए करेंगे तो उससे अच्छा ही होगा। तो सर उर्दू में आपने काफ़ी काम किया है, उर्दू से लगता है कि आपका खासा लगाव है। जी, बहुत तो आपने अनुवाद भी किया है, लिप्यांतरण भी किया है, और इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मैडम मैंने आपको बताया कि उर्दू मैंने उनसे सीखी। हाँ जी, हाँ जी। तो शायरी का शौक था ही, पिताजी से मिल गया। तो फिर किताबें उनकी, मेरे गुरुदेव जो प्रियरतन साहब थे वो बीमार पड़े, तो उनकी सारी किताबें जो उर्दू में थी वो मैंने हिंदी में की। तो जब हिंदी में की तो फिर एक बन गया माहौल, तो फिर कुछ ऐसा वातावरण बना कि मुझे उर्दू में काफ़ी किताबों का अनुवाद करने का मौका मिला। अभी हाल ही में मैंने साहिर लुधियानवी की किताब जो कृष्ण अदीब जी ने लिखी थी वो मैंने हिंदी में अनुवाद की। ठीक है। और आजकल शमसुल रहमान फारूकी साहब ने जो मिर्ज़ा गालिब पर किताब लिखी है जी, उसका अनुवाद मैं कर रहा हूँ। जी। तो ये भी एक रास्ता है मैडम, जब
आदमी सृजनात्मक नहीं होता जी जी तो वो अनुवाद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। जी। सर, आपने मंटो और श्रद्धाराम फिल्लोरी जी उनके बारे में भी लिखा है। जी जी संक्षेप जी। में हमें बताइए उनके बारे में भी थोड़ा सा। मंटो मैडम मेरे बहुत प्रिय कहानीकार रहे हैं। हम्म। तो जब मंटो के ऊपर मैंने कहानियाँ पढ़ी और थोड़ा सा शोध कार्य मैंने किया तो मैंने पाया कि मंटो के साथ हिंदी वालों ने थोड़ा अन्याय किया। तो एक तो वो बात को लेके मेरे मन में आक्रोश था, तो मैंने एक किताब लिखने का निर्णय लिया और मंटो के ऊपर किताब लिखी पूरी मैंने, और प्रकाशित हुई। और मंटो का एक ऐसा लेख मुझे मिल गया जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ था, मुझे एक पुस्तकालय में से मिल गया वो जी। तो वो मैंने किया। रही बात श्रद्धाराम फिल्लोरी की जी। तो फिल्लोरी जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ मैडम, जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये कि उनकी पहली ग्रंथावली, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथावली और साफ सुथरी ग्रंथावली सरनदास भनोत जी ने प्रकाशित करवाई थी। वो 1965 में प्रकाशित हुई थी। तो मैंने जब श्रद्धाराम फिल्लोरी पर किताब लिखी, ये साहित्य अकादमी से मुझे आया प्रस्ताव कि आप श्रद्धाराम फिल्लोरी पर मनोग्राफ लिखें, तो मैंने मनोग्राफ तो लिखा ही और साथ ही शोध कार्य किया जी। और श्रद्धाराम फिल्लोरी की ग्रंथावली भी मैंने फिर प्रकाशित की। और वो श्रद्धाराम फिल्लोरी की महत्वपूर्ण पुस्तक जिसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की मानक पुस्तक स्वीकार किया है, उसको मैंने उस किताब में दे दिया। क्या बात है, ताकि श्रद्धाराम फिल्लोरी की ग्रंथावली पूरी हो। खूब सर। एक बात और इनके बारे में बताऊं कि उनकी रचनाएं बहुत ज्यादा थी जी, लेकिन आज जितनी मिलती हैं हिंदी में वो मैंने यहाँ पे प्रकाशित करवा ठीक है सर। आपकी जो उपलब्धियों का बखान किया जाए तो गागर में सागर है, और इस सागर को एक कार्यक्रम में समेटना जो बड़ा मुश्किल लग रहा है जी। तो हम ये शुभकामनाएं करते हैं आपके भविष्य के लिए कि आपने अब तक 52 जो पुस्तकें लिखी हैं, ये शतक जो आपका पूरा हो जाए और आप पुनः इस कार्यक्रम में पधारें। आपने समय निकाला और यहाँ पर आए। समूची डीडी पंजाबी टीम की तरफ से आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।